हेलो प्यारे बच्चों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया चल रही है पढ़ाई सबकी। बहुत कम दिन रह गए हैं आप सभी के एग्जाम्स के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर ले रहे होंगे। और बस लास्ट मोमेंट्स है बेटा, बस लगे रहो, फोड़ देना है अच्छे से। अच्छी सबके 99 परसेंटाइल से ऊपर आने चाहिए, सबके आने चाहिए जो भी लोग मुझको देख रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं। और बेटा हम बस यही लास्ट मोमेंट पे चाहिए होता है। लास्ट में आपने जितने अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लिया, बस उतने से आपका काम चलेगा। हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अभी अगले टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद बाकी के और टॉपिक्स भी आपके सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को बहुत सीरियसली देखते रहो, इससे आपको बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, कुछ एक आध जगहों पे मेरी कैलकुलेशन एरर्स हुई हैं, तो मैं माफी चाहूंगा इन सब चीजों के लिए। वो मुझे पता है कि आप सभी लोग उनको इग्नोर कर रहे हो, और आप लोग कैलकुलेशन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाती है मुझसे भी। लेकिन अब मुझसे हो रही है तो इसका मतलब आपको और ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कैलकुलेशन एरर होती है। और यही रीजन है कि वो लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, जिससे आप गलतियां करो। तो आप अपनी गलतियों को होने से किसी भी हालत में बचाना। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के इक्वेशंस का डिस्कशन करने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हमें जानना होता है, और वही टर्मिनोलॉजी हमें क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल रही है। तो कुछ कुछ बातें हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में याद भी रखनी होती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम समझ के काम चलाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें याद भी करनी होती है। तो एनसीईआरटी आपका बेस्ट सोर्स है इस टॉपिक के लिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और अगर पढ़ी है तो उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स को जानना जरूरी है, वो तो है ही, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स को याद रखना भी जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आने वाले हैं जिनको एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने पूछ लिया है, और अगर हमें याद है तो हमारे क्वेश्चन खट से सॉल्व हो जाते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। और एज सच अगर देखा जाए तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चूंकि थ्योरेटिकल है, इसलिए हमें यहाँ चीजों को याद करना पड़ता है। समझने के लिए बहुत थोड़ी सी बातें हैं और हमें याद करनी पड़ती हैं। जैसे अगर इस टॉपिक को मैं कैटेगराइज करूं तो यहाँ पर 3 पार्ट्स आते हैं इस टॉपिक में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो। एक पार्ट है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, जिसको फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, दो नामों से पढ़ा जाता है। दूसरा पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके साइजेस 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। और तीसरा पार्ट है कैटालिसिस। तीसरे पार्ट से आपको क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं देखने को मिलते, मतलब उससे नहीं पूछा जाता। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एडजॉर्प्शन से हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन से है, जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, इनके मतलब क्या हैं, और इससे एसोसिएटेड थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन हमसे पूछ लिया जाता है, और कंडीशंस पूछ लिया जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो डिस्कशन आता है। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन में एक पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कैटेगराइजेशन है। दूसरा कैटेगराइजेशन है चार्ज ऑन सोल्यूट पार्टिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से पढ़ा जाता है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। 3 नाम सामने आते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड। इस तरह, और इससे अलावा सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बेसिस पर 2 नाम सामने आते हैं, लायोफिलिक सॉल, लायोफोबिक सॉल। तो इस तरह से एक पार्ट क्लासिफिकेशन है। दूसरा पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया जाता है। तो उसमें हमें कुछ कुछ बातें पढ़ने को देखने को मिलती हैं, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मेथड, कंडेंसेशन मेथड, ये सारी बातें हमको रिवाइज करनी है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑस्मोसिस, बहुत सारे नाम वहां पर सामने आते हैं। तो वो क्या है,
कैसे हैं, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चंस टू द पॉइंट ही हैं, मतलब अगर आपने टॉपिक को 2 बार पढ़ रखा है तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, एक बार पढ़ने पे नहीं होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने पे चीजें पढ़ तो सकते हैं लेकिन महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको रिकॉल कर पाना एग्जाम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 2 बार तो आपको मिनिमम ये टॉपिक पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। और कुछ भी नहीं, अगर कोई भी नहीं पढ़ा है आपको तो भी आप एनसीईआरटी रीड कर दो तो भी आपका काम अच्छे से चल जाए। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, वो ये काम जरूर करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन पर आते हैं। लास्ट ईयर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सरफेस केमिस्ट्री से पूछे गए हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसी पैटर्न पर हैं। कुछ एग्जांपल्स पूछ लिए, कभी प्रॉपर्टी का डिस्कशन पूछ लिया, कभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड चीजें पूछ ली। तो अब उस डिस्कशन के थ्रू में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी चीजों को रिवाइज करा दूं आपको, कि अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो वो सारी चीजें रिकॉल होके आ जाए, जिससे अब आगे जब भी क्वेश्चन आए तो वो आप अच्छे से कर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है अपना पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर ऑन द सॉलिड सरफेस। एडसॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया। बेटा ये जो स्क्वायर बन गया है ये एक्चुअली डेल्टा है, ये डेल्टा है, डेल्टा एच डेल्टा एस, डेल्टा एच डेल्टा एस, डेल्टा एच डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो हमें उनके साइन पर के बारे में कमेंट करने के लिए बोला गया। तो कोई भी प्रोसेस, जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल होती है, ये हम लोग उसके रिएक्शन के डेल्टा जी के बेसिस पर कमेंट करते हैं। डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, और प्रोसेस को स्पॉन्टेनियसली होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब एडसॉर्प्शन का मतलब अगर कोई गैस किसी मेटल के सरफेस पर एडसॉर्ब हो रही है, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम के सरफेस पर या पैलेडियम के सरफेस पर एडसॉर्ब होना, तो एडसॉर्प्शन में एंथैल्पी में आने वाला चेंज का साइन कैसा होगा, एंट्रोपी में आने वाले चेंज का साइन कैसा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एडसॉर्प्शन में बेटा चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, यहाँ जो गैस या जो सब्सटेंस किसी सरफेस पर एडसॉर्ब होता है वो उस फेनोमेना में सबस्ट्रेट और जो जिस सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, इन दोनों के लिए वर्ड्स यूज किया जाता है। एक है एडसॉर्बेंट और दूसरा है एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट। सॉरी मैंने उल्टा लिखा है मैंने। ये है एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट गैस को बोलते हैं, और जिस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको एडसॉर्बेंट बोलते हैं। और एडसॉर्प्शन में दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वो अगर वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इस एग्जांपल को फिजिकल एडसॉर्प्शन बोला जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको केमिकल एडसॉर्प्शन बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ बोथ केसेस एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई तो डेल्टा एच का साइन आपका नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम डेल्टा एच को कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट एंट्रोपी? तो एंट्रोपी चेंज भी इस प्रोसेस में नेगेटिव ही होता है बेटा। उसका रीजन क्या है? एंट्रोपी चेंज को कैसे एक्सप्लेन करें? तो जैसे हम ये बात देख रहे हैं कि गैस जो इनिशियली गैस स्टेट में है वो सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई, तो जो रेंडमनेस है, सिस्टम की रेंडमनेस, गैसेस स्टेट में रेंडमनेस ज्यादा होती है, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद मतलब वो बाउंड हो चुकी है तो रेंडमनेस सिस्टम की कम हो जाती है। और अगर रेंडमनेस सिस्टम की कम हो गई तो इसका मतलब एंट्रोपी कम हो गई। तो इसका मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। और क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है तो ऐसे केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है बेटा, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको एडिशनली ये बता दे रहा हूं कि इस प्रोसेस में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है बेटा सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। और ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बात कह सकते हैं कि एडसॉर्प्शन लोअर टेम्परेचर पर फिजिबल होता है।
और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट कम हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो बॉन्ड सब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच बनते हैं वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से टूट जाते हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से टूट जाते हैं। और अगर वो बॉन्ड टूट गए मतलब जो एड्सॉर्प्शन हुआ था वो खत्म हो गया, उसको डीसॉर्प्शन बोलते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट घट जाता है, वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं, यहां से देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज सी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार मतलब इतनी बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है कि मतलब आप रट डालो इसका आंसर तो भी आपका काम हो जाए। इन्होंने कहा फ्रेंडलिस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ बनाया। तो फ्रेंडलिस्ट ने एड्सॉर्प्शन के लिए एक इक्वेशन दी थी बेटा, x/m is equals to some constant value into pressure to the power 1/n। x/m को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है, एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या है बेटा, x का मतलब है जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका मास, और m का मतलब है जिस सबस्ट्रेट पर एड्सॉर्ब हो रही है उसका मास। मतलब x/m का मीनिंग है कि पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट कितना मास एड्सॉर्बेट का उस पर एड्सॉर्ब हुआ। अब अगर x/m की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। तो ये वो इक्वेशन है, और अगर इसी को लॉग लेके लिखें तो ये बनेगी बेटा log ऑफ x/m इज इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p। log ऑफ a इंटू b को लिख सकते हैं log a प्लस log b, और b की पावर 1/n है तो वो बाहर आ गया log a प्लस 1/n log b। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी, और इसी इक्वेशन को इन्होंने प्लॉट किया है और इसके स्लोप के बारे में पूछा। तो आप अगर नोटिस करो तो ये आपका y है और log p आपका x है, तो इसका मतलब 1/n आपका m हो गया और log c आपका इंटरसेप्ट हो गया। मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप क्या होगा 1/n। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो log n विथ n ग्रेटर देन 1 तो ये भी नहीं है, n विथ n की वैल्यू दिस मच, log 1/n नहीं वो भी नहीं है। स्लोप क्या है, तो करेक्ट आंसर है बेटा 4 1/n विथ n की वैल्यू 0 to 1। n की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाया करती है। इन लोअर प्रेशर रीजन n की वैल्यू 1 के आसपास होती है, और इन हायर n की वैल्यू 1 के आसपास होती है, और इन हायर प्रेशर रीजन n की वैल्यू 1 से बढ़ते 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 टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है। और अगर n की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हुई तो 1/n की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। मतलब ये बात भी आपको याद रखनी है, एट लो टेम्परेचर n is approximately equal to 1, और with increase in temperature टेम्परेचर नहीं, प्रेशर की बात है, अलग अलग प्रेशर रीजन की ये कहानी है, अलग अलग प्रेशर रीजन की कहानी है बेटा ये। तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, इसीलिए 1/n की वैल्यू टेंडिंग टू 0 की तरफ टेंड करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बार बार कुछ नहीं बस यही बात पूछनी जाती है, यही बात। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट है एट वेरी हाई प्रेशर, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि x/m इज इक्वल टू p टू द पावर 0 का मतलब ये वैल्यू x/m की कांस्टेंट हो जाएगी। का मतलब है प्रेशर बढ़ने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक लिमिट तक तो बढ़ता है, और एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जितना मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हो सकता है वो हो चुका है, अब कितना भी प्रेशर बढ़ाओ हम तो नहीं बढ़ने वाले। इस तरह का सीन हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रेशर के वेरिएशन के साथ है। मतलब यहीं पर मैं एक और बात आपको बता दूं, वो भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हमसे x/m को सीधे प्रेशर के साथ प्लॉट किया जाए
तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, समथिंग लाइक दैट। शुरू में लोअर प्रेशर रीजन में n की वैल्यू 1 के आसपास और हायर प्रेशर रीजन में n की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है, मतलब 1 से इनफाइनाइट। और अगर आप नोटिस करो तो आपको एक बात ये दिखाई पड़ेगी, क्या दिखाई पड़ेगी आपको ये बात, वो बात क्या दिखाई पड़ेगी, एक सेकेंड, कि ये ग्राफ धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है। तो इस तरह की कहानी, और ये बार बार आपसे पूछा जाता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये उसी पर बेस्ड है, अभी अभी जो मैंने ग्राफ बताया इन्होंने। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फ्रेंडलिच का इक्वेशन जो हमने अभी देखा, दिस डिस्कशन वाज वैलिड फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये केवल फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए वैलिड है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में इस तरह की बातें एप्लीकेबल नहीं है। ये बात सही है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी हाई प्रेशर फेवरेबल होता है, लेकिन एक बार केमिकली एड्सॉर्ब हो जाने के बाद सब्सटेंस प्रेशर घटा देने के बाद भी डिसॉर्ब नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो फिर वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। मतलब हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, बट वंस एड्सॉर्प्शन अकर, उसके बाद प्रेशर कम करने के बावजूद भी डिसॉर्प्शन नहीं होता। अब यहां पर इन्होंने फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए फिर से वही ग्राफ को डिस्कस करा है। सेलेक्ट द ग्राफ दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पर जब भी डिस्कशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्कस करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर बदलने के साथ एड्सॉर्प्शन कैसे बदल रहा है वो डिस्कस किया जाता है। तो उन्हीं के दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है। x/m को प्रेशर के साथ में प्लॉट कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्राफ इस तरह से आता है, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया और दूसरा वाला भी गलत हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में से कोई एक सही है। और मैंने अभी आपसे कहा कि टेम्परेचर के बढ़ने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटेगा। उसका रीजन है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो टेम्परेचर बढ़ने से टूट जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो अट्रैक्शन को तोड़ देती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटता है। तो आपको ये बोला गया है कि T2 T1 से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों टेम्परेचर पर ग्राफ ऐसा ही दिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो है x/m = k × p ⁴ 1/n, जिसका ये ग्राफ है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर ड्रॉन है। और मैंने आपसे कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन घटेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन अगर आप देखो तो T1 टेम्परेचर पर ज्यादा दिख रहा है और T2 टेम्परेचर पर कम दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही। टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ग्राफ उतना ज्यादा नीचे की तरफ शिफ्ट। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एड्सॉर्प्शन का ही है। इसमें इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए थे, एक था SO2 गैस, ये SO2 गैस है बेटा, SO2 गैस इज एड्सॉर्ब्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट देन H2 ऑन एन एक्टिवेटेड चारकोल। मतलब चारकोल के ऊपर SO2 गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू H2। ये भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी एड्सॉर्प्शन आपसे पूछा जा रहा है, अगर कोई कमेंट नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट एड्सॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन से है, और आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में सोचते हुए आंसर्स करने होते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर के बारे में सोचना होता है। तो अब अगर हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में सोचते हुए आंसर करें तो SO2 लार्जर एक्सटेंट में एड्सॉर्ब होती है इन कंपैरिजन टू H2 गैस। इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअली जो गैसेस पोलर होती हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, और जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स पोलर होने की वजह से ज्यादा होगा उनका एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा होता है। तो अगर आप देखो तो SO2 गैस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, पोलर है, ये पोलर है, जबकि H2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। तो इसलिए SO2 गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोलर।
इन कंपैरिजन टू H2। इस बात को आप ऐसे भी याद रखो कि जो गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाए उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब वही गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होती है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो। इसी बात को बोलने की तीसरी लैंग्वेज ये है कि जिस गैस के लिए वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उसको लिक्विफाई करना आसान होगा, उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। मतलब एड्सॉर्प्शन फेनोमेना समथिंग लाइक लिक्विफिकेशन फेनोमेना जैसा ही है। मतलब जो फैक्टर गैस के लिक्विफाई होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वही फैक्टर उसके एड्सॉर्ब होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब जैसे वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इजीली लिक्विफाई होगी और उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। और उसी गैस का वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा जिसमें पोलर नेचर हो, पोलर नेचर होगा तो ज्यादा होगी। और इसी बात को बोलने का एक और लैंग्वेज है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का ज्यादा होना, ए हाई होना, क्रिटिकल टेम्परेचर का हाई होना। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 8A/27 RB। तो जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें हमें क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, लिक्विफिकेशन आसान होगा, एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो ये सभी बातें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं जो एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। आपको किसी भी लैंग्वेज से क्वेश्चन में आंसर मिल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनका बिल्कुल करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन अगर देखें, रीजन, तो SO2 हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर देन H2। तो इन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए? क्रिटिकल टेम्परेचर को कंपेयर किया। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का ज्यादा है इसका मतलब उसमें वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ज्यादा है, इसका मतलब वो पोलर है, इसका मतलब उसको लिक्विफाई करने आसान है। ये सब एक ही से निकले हुए मतलब हैं, सब एक ही से कोई भी मतलब लिख सकते हैं और वो एक्सप्लेनेशन हमारा बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर जो था बेटा वो बॉम्बे था। जो रीजन है वो हमारे स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी सही। ठीक, इन सभी बातों को आप जरूर याद रखना। मतलब ये सब एक ही चीज को अलग अलग तरह से बोलने के तरीके बनाए गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सो कॉल्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हालांकि कहने को ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मोर और लेस ये आपके मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और मूल कॉन्सेप्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वही है, मूल का आइडिया ही यूज हुआ और कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि 3.12 ग्राम ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब प्लेटिनम एट 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन कितना होगा। तो आपको पर ग्राम एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया। तो आपको एक बात दिखाई जा रही है कि 1.2 ग्राम प्लेटिनम पर कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है? 3.12 ग्राम O2 गैस एड्सॉर्ब हुई है। तो 1 ग्राम प्लेटिनम पर कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी ये हम लोग निकाल सकते हैं। 3.12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन गैस उस पर एड्सॉर्ब होगी। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम के टर्म में आंसर बताना है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर, लीटर में वो वॉल्यूम हमें बताना है। तो कैसे बताया जाएगा? आप गैस के लिए जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT वैलिड होता है। तो अगर आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, R पता है और अगर मोल भी पता हो तो आप वॉल्यूम बता दोगे। तो मोल आप निकाल लो ऑक्सीजन गैस का। मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे कि 3.12 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो है 32। तो मोल्स आ गए। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दो तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n की वैल्यू 3.12
अपॉन 1.2 इंटू 32 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 दे रखी है, पूरा थर्ड प्लेस तक दे रखी है। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर। तो इससे हमारा आंसर लीटर में आ जाता, लीटर में आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी एक बार मैं सॉल्व करके ही निकाल लेता हूं। आज मैंने शायद इसको सॉल्व नहीं करा हुआ है, नहीं करा तो है लेकिन वो सोर्स कहाँ है मुझे याद नहीं है। 21 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 32, ये वैल्यू आ रही है बेटा 2.00 समथिंग, 2.0012 लीटर समथिंग। और चूंकि आपको आंसर इंटीजर में फिल करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 2। इसका करेक्ट आंसर है 2। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, केवल एड्सॉर्प्शन नाम के लिए लिखा हुआ। अब काफी सारे बच्चे ये सोच के कि नहीं मैंने तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, इससे मुझसे नहीं होगा, जबकि सरफेस केमिस्ट्री का तो कोई यूज ही नहीं, कोई यूज नहीं। ये आइडिया जिस तरह का क्वेश्चन है, ये आइडिया बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। कभी यहाँ पर कैसा सरफेस यूज कर देंगे, कभी स्क्वायर बना देंगे, कभी सर्कल बना देंगे, कुछ भी करते हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो हमें आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये सब इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट उसे बोलते हैं बेटा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल को पानी में, हाइड्रो बोला गया है मतलब पानी में घोला गया होगा और सॉल्ट बना होगा और सोल्यूट और पानी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, तो इस तरह के सॉल्ट को हाइड्रोफिलिक सॉल्ट बोला जाता है। अब उसके लिए हमसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है देयर विस्कोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ H2O। तो पहले ही स्टेटमेंट फॉल्स। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप सभी लोग गम यूज करते हो, वो गम मतलब जिंदगी वाले गम की बात नहीं कर रहे कि आए दिन आपको जिंदगी में कोई ना कोई गम हो जाता है। गम का मतलब जो हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, चिपकाने के लिए। तो बेसिकली गम भी अपने आप में एक लायोफिलिक सॉल्ट का एग्जांपल होता है। स्टार्च को पानी में घोल करके गम बनाया जाता है, वो गम इस तरह से बनता है। तो बेसिकली स्टार्च और पानी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। और अगर आप नोटिस करो तो पानी की विस्कोसिटी कम होती है जबकि गम की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी वर्ड का मतलब होता है बेटा एबिलिटी टू नॉट टू फ्लो, ना बहने की एबिलिटी को विस्कोसिटी बोलते हैं, ना बहने की एबिलिटी को विस्कोसिटी बोलते हैं। और विस्कोसिटी तब ज्यादा होगी जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे को छोड़ करके आगे ना बढ़े, तब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ये विस्कोसिटी का मतलब होता है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो एक दूसरे को छोड़ के आसानी से आगे बढ़ जाता है, और अगर ज्यादा है तो कम आगे, ऐसा कम होगा। तो एक्चुअली जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल होने की वजह से सॉल्यूशन की विस्कोसिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बढ़ चुकी होती। जबकि यही बात अगर हम लोग लायोफिलिक या लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सॉल्ट के लिए देखें तो वहां इसका उल्टा होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक सॉल्ट के केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन ना के बराबर होता है। इसलिए अगर सोल्यूट घोल भी दिया जाए तो उससे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वहां पर हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की विस्कोसिटी सेम देखने को मिलती है, जिसका एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हो। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। हाइड्रोफोबिक का एग्जांपल है जिसमें ऑयल और पानी एक साथ मिक्स है, और क्योंकि ऑयल और पानी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए मिल्क कि अगर आप विस्कोसिटी को चेक करो तो जैसी पानी की विस्कोसिटी होती है लगभग वैसे ही आपको मिल्क की विस्कोसिटी भी देखने को मिलती है। दोनों एक जैसा ही बहते हैं, पानी को बहा दो मिल्क को बहा दो, लगभग एक जैसा बहते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला लिखा है द सॉल्ट्स कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड। कोआगुलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कोआगुलेटेड का मतलब होता है सोल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, डिस्पर्स फेज जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड है, वो एक साथ जुड़ जाएं किसी तरह से और सॉल्वेंट अलग हो जाए और सोल्यूट अलग हो जाए। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोआगुलेशन।
और क्योंकि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट में सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सोल्यूट के सॉल्वेंट से अलग हो जाने की टेंडेंसी ना के बराबर होती, मतलब वो नहीं अलग होना चाहते, इसीलिए वो आसानी से कोआगुलेट नहीं होते, तो इसलिए ये सही है। आगे लिखा है दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर स्टेबिलिटी, ये भी सही है। बेसिकली हाइड्रोफोबिक सॉल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, और अगर सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें सोल्यूशन में उनको डुबा के रखना है, घोल करके रखना है, तो उसका तरीका ये यूज किया जाता है कि हम बाहर से कोई स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कैटायन हो सकते हैं या एनायन हो सकते हैं, जो इन पार्टिकल के सरफेसेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और उनके सरफेसेस पर एड्सॉर्ब होने की वजह से जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और ये सोल्यूट पार्टिकल जब चार्ज हो जाते हैं, और सेम टाइप का चार्ज सब पे क्रिएट कराया जाता है, और अगर ये चार्ज हो गए तो ये लोग आपस में रिपेल होंगे क्योंकि सेम चार्ज है, और क्योंकि अगर ये आपस में रिपेल होने लग गए तो फिर इनके आपस में जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो जिससे ये बेचारे सस्पेंडेड स्टेट में बने रहेंगे। मतलब बेसिकली सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन तो नहीं था, ये तो हमें पहले से पता है, तो अगर हम चार्ज नहीं क्रिएट करते तो ये सोल्यूट सारे लोग कहते भैया सॉल्वेंट से साथ तो मजा आ नहीं रहा है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक साथ होते हैं और निकल लेते हैं सॉल्वेंट को छोड़ के, और ये निकल लेते। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड कोआगुलेशन। मतलब जैसे अगर आप नोटिस करो दूध का फटना, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है कहने का मतलब है कि क्रीम अलग पानी अलग, इस तरह का फेनोमेना तो आपने देखा ही होगा, डेली आए दिन घर पे ये सब चीजें होती हुई देखने को मिलती है। और एक बार दूध फट गया तो उसको सिला नहीं जा सकता, सिला नहीं जा सकता कहने का मतलब ये है दूध का फटना इज एग्जाम्पल ऑफ कोआगुलेशन, कोआगुलेशन ही है वो। और एक बार जो हमारा फैट है वो पानी से अलग हो गया तो दोबारा उसको रीमिक्स हम नहीं कर पाते, मतलब दोबारा दूध अपने ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं आ पाता। तो ये सब हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब किसी तरह से हमने जुगाड़ पानी लगा के उसको एडजस्ट किया तक भैया तुम लोग एक साथ रह पाओ, लेकिन अगर वो जो जुगाड़ हमने लगाया तो वो किसी कारण से खत्म हो जाए तो फिर ये लोग जुड़ जाते हैं, और इस फेनोमेना को कोआगुलेशन कहते हैं। और वो लायोफोबिक सॉल्ट के लिए या हाइड्रोफोबिक सॉल्ट के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, जिसका ये रोल है कि वो चप्पर पार्टिकल को चार्ज कर देता है, और चार्ज करने की वजह से आपस में रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, आपस में रिपल्शन की वजह से ये लोग आपस में जुड़ने से बच जाते हैं और इसलिए सस्पेंडेड स्टेट में बने रहते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला स्टेटमेंट, these salts are reversible in nature। रिवर्सिबल इन नेचर कहने का मतलब ये है कि लायोफोबिक सॉल्ट या हाइड्रोफिलिक सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट को प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं? हम सिंपली सोल्यूट को पानी में घोल करके स्टीरिंग कर दें, सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होना है तो ये काम आसानी से हो जाता है। और रिवर्सिबल नेचर कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से किसी तरह से अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर दें, कोई टेक्निक यूज करके सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर दें, तो हम उसको रीमिक्स भी आसानी से कर सकते हैं। मतलब लायोफिलिक सॉल्ट को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट करना इजीली हो जाता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट मतलब हाइड्रोफोबिक सॉल्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर एक बार सोल्यूट सॉल्वेंट अलग हो गया, मतलब एक बार अगर कोआगुलेशन फेनोमेना हो गई, तो फिर वो दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन वाली स्टेट में नहीं आएंगे। इसीलिए लायोफोबिक सॉल्ट या हाइड्रोफोबिक सॉल्ट को इररिवर्सिबल बोला जाता है, जबकि लायोफिलिक सॉल्ट या हाइड्रोफिलिक सॉल्ट को रिवर्सिबल नेचर का बोला जाता है, क्योंकि हम एक बार सोल्यूट सॉल्वेंट को अलग करने के बाद भी उनको दोबारा एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो इस तरह से जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये हमें जानना जरूरी है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू ध्यान में रखना। चलिए, मतलब इसका जो आंसर था वो पहला ही था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा यही है। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है
नेचर ऑफ चार्ज ऑन रिजल्टिंग कोलाइडल पार्टिकल्स when FeCl3 is added in excess of hot water. हॉट वाटर में अगर फेरिक क्लोराइड को ऐड कर दें तो जो सॉल्व बनेगा वो उसके पार्टिकल पर किस तरह का चार्ज होता है। तो बेटा एक्चुअली ये एक केमिकल मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का, जिसमें फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में डाला जाता है, जिससे बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स बनते हैं उन पार्टिकल्स पर Fe आयंस, फेरिक आयंस एब्जॉर्ब होके पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। इसीलिए ये अपने आप में एक पॉजिटिव सॉल्व का एग्जाम्पल होता है। अब अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओ, तो इस बात को ध्यान में रखना। और इन जनरल जो हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्व्स होते हैं या ऑक्साइड्स के सॉल्व्स होते हैं, इन जनरल, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल वो पॉजिटिव सॉल्व के एग्जांपल होते हैं, मतलब कैटायन उनके सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है और पॉजिटिव सॉल्व के एग्जांपल्स होते हैं। और यही सल्फाइड के जो सॉल्व्स होते हैं, सल्फाइड के सॉल्व जैसे CDS, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। उन केसेस में सल्फाइड आयंस हैं जो सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं और उसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो नेगेटिव सॉल्व कहलाता है। मतलब कोलाइडल पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमें याद रखना है, ये आपके NCERT में लिखा हुआ है, वो हमें याद रखना ही होगा, अदरवाइज आप इसको आंसर नहीं कर पाओ। ठीक, ये ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिव सॉल्व, सल्फाइड्स नेगेटिव सॉल्व, इस तरह से आप याद रखो। अगले क्वेश्चन पर आप, मिसेल पर बेस ये क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है, सोडियम स्टीयरेट, जिसका ये फॉर्मूला दिया है, बेसिकली ये डिटर्जेंट सोप उसका एग्जांपल है। आगे कहा है कि ये एक एनायनिक सरफेक्टेंट है जो कि मिसेल बनाता है इन ऑयल। तो आपको स्टेटमेंट बताना है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जो भी हमने यहाँ पर सोडियम स्टीयरेट लिया है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोकार्बन की चेन है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेटा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है। तो जब इसे सोप या डिटर्जेंट को एक मिनिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा अमाउंट में हम पानी में घोलते हैं या ऑयल में घोलते हैं, तो वहां पर जो फिनोमेना होती है वो ये है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो सभी एंड्स आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से हाइड्रोफोबिक एंड्स जुड़ जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ होता है। और इस तरह से इस जो बना है इसको बोला जाता है बेटा मिसेल, इसी को बोलते हैं मिसेल। और क्योंकि इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़ के आपस में इस तरह ऐसे रूप लेते हैं, तो अब जो पार्टिकल यहाँ आपको दिखाया जा रहा है मिसेल के रूप में, इसका साइज कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में होता है। मतलब अगर हम बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ सोप या डिटर्जेंट पानी में घोलें तो जो सोल्यूशन बनता है उसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सोल्यूशन इसलिए क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हमने घोले हैं ये सब अलग अलग आयन के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनके साइजेस 10⁻⁹ मीटर से छोटे ही होते हैं, मतलब ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल बनते हैं। और अगर एक लिमिट से ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया जाए तो ऐसी फिनोमेना होती है और मिसेल का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर एक टर्म यूज होता है CMC, CMC को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन का मतलब द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट एट विच दिस मिसेल फिनोमेना अकर, मतलब जिस पर मिसेल फॉर्मेशन होगा वो मिनिमम कंसंट्रेशन कहलाता है CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और उससे कम कंसंट्रेशन पर मिसेल नहीं बनता। और यहीं पर मैं एक और बात बोल दूं कि डिपेंडिंग अपॉन कि हाइड्रोकार्बन वाली जो चेन लेंथ है,
अगर लेंथ ज्यादा होगी तो मिसल फॉर्मेशन ज्यादा आसानी से बनता हुआ देखने को मिलता है, और ऐसे केस में जो CMC की वैल्यू होती है वो कम देखने को मिलती है। एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4-5 सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल दिए गए थे, ये सर्फेक्टेंट ही कहलाता है, और उसमें पूछा गया था कि किसका CMC कम है। तो आपका ऑप्शन था जिसमें कार्बन चेन की लेंथ सबसे ज्यादा होगी वही उसका CMC सबसे कम होगा, मतलब उसमें मिसल का फॉर्मेशन ज्यादा आसानी से होगा। तो अगर अपन ऑप्शन देखें क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिखा है इट फॉर्म्स स्फीरिकल मिसल। स्फीरिकल मिसल ही बनता है, वो जो शेप मैंने दिखाया था वो स्फीरिकल ही होता है, विथ दिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये पहला ही करेक्ट है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप है वो सेंटर की तरफ, कहाँ गया, सेंटर की तरफ पॉइंटेड होता है और वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट था, फिर बाकी का इनकरेक्ट ही होगा। इट फॉर्म नॉन स्फीरिकल मिसल, तो नॉन स्फीरिकल नहीं बनता बेटा, स्फीरिकल ही बनता है, बाकी के इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है लायोफिलिक सॉल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल, उसका रीजन बताओ। तो क्या रीजन है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्ट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लायोफिलिक सॉल इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में काइंड ऑफ इंटरेक्शन, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि आप ऐसी जगह पर जाना ज्यादा पसंद करोगे जहां लोग आपको प्यार करें, या ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहां पर लोग आपसे कोई मतलब ही ना रखें। कहां आप अपने आप को ज्यादा स्टेबल पाओगे? तो ऑब्वियसली जहां प्यार आपको मिल रहा होगा वहीं पर ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे, ज्यादा स्टेबल फील करोगे। तो वही कहानी लायोफिलिक और लायोफोबिक की है। लायोफिलिक में सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, इसलिए आराम से वो स्टेबल रहता है, और जबकि लायोफोबिक सॉल में सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ना के बराबर है, तो भैया वो जाके वहां अजनबी के जैसे घूमता रहता है, और वो उसके साथ सेम बिरादरी वाले लोग मिल जाते हैं तो वो कोऑगुलेट कर लेता है, कहता है यार यहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं, चलो हम सब साथ होकर निकल लें। और उस फेनोमेना में प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कोऑगुलेशन वर्ड से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरे में बोला है द कोलाइडल पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज, ये भी कोई रीजन नहीं है। तीसरे में लिखा है द कोलाइडल पार्टिकल हैव नो चार्ज। तो एक्चुअली जैसे एक बात मैं यहीं पर बता दूं, लायोफोबिक सॉल जितने भी होंगे उसमें तो सर्टेनली सोल्यूट पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो चार्ज की प्रेजेंस ही उस सॉल को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल उस सेम चार्ज की प्रेजेंस की वजह से आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को और आपस में जुड़ने से बच जाते हैं और वो स्टेबल बना रहता है। जबकि लायोफिलिक सॉल में सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, तो लायोफिलिक सॉल के केस में सोल्यूट पार्टिकल्स चार्ज्ड हो ये जरूरी नहीं होता, हो सकता है चार्ज हो सकता है चार्ज ना, तो कोई जरूरी वहां पर नहीं है कि वहां चार्ज होगा। और डी ऑप्शन सही है आपका, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड का मतलब घुले मिले हुए, मतलब लायोफिलिक सॉल में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के साथ घुला हुआ है, मतलब सॉल्वेटेड स्टेट में है, का मतलब पार्टिकल को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने अच्छे तरह से घेर रखा है, उसके साथ प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, वो इसी को सॉल्वेशन फेनोमेना बोलते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, और जो उस जैसे और पार्टिकल भी उस सॉल्यूशन में हैं वो लोग भी सॉल्वेंट के साथ घिरे हुए हैं, तो इसलिए आपस में एक दूसरे से वो नहीं जुड़ते और वो स्टेबल बने रहते। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा दिल्ली था, दिल्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यही बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, इस चैप्टर में यही पढ़ना होता है और वही चीज आपको क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल रही है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखो। ये सब चीजें अगर आप रीड करोगे तो वो एज इट इज ये सब लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही आपसे पूछा, ठीक है। हाँ, आगे पूछा है टिंडल इफेक्ट इज मोर इफेक्टिवली शोन बाय। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कहते क्या है? तो बेसिकली बेटा
टिंडल इफेक्ट का मतलब है, जैसे मान लो कि ये ग्लास का एक कंटेनर है जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन फिल्ड है, कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पर फिल्ड है, कोलाइडल सोल्यूशन फिल्ड है, तो इसका मतलब यहाँ कोलाइडल पार्टिकल्स भी होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। और जब हम यहाँ पर लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट मान लो पास की जा रही है, तो यहाँ लाइट इन पार्टिकल्स से टकरा करके स्कैटर होती हुई देखने को मिलती है, मतलब बिखरेगी। मतलब इस फिनोमेना को आप सब खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कभी आपने देखा हो कि कहीं किसी घर में कहीं छेद है जहां से सनलाइट आ रही है, अगर कभी आप नोटिस करना, और नहीं आपने देखा तो घर में छेद कर दो अपनी घर की छत पे और देखो कि धूप आ रही है वहां से कि नहीं, तो आपको टिंडल इफेक्ट दिख जाएगा। मतलब एक होल करना, ज्यादा बड़ा मत करना, छोटा ही करना जिससे पानी बरसात पे नीचे ना आने लग जाए और उससे जब लाइट आती हुई दिखेगी तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि ऐसा लगेगा कि यार वहां से धूल आ रही है, ऐसा ऐसा फील आएगा कि धूल आ रही है। तो बेसिकली धूल नहीं आ रही है, क्या डस्ट पार्टिकल तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, बहुत है। और इनफैक्ट अगर आप वहां देख लोगे तो शायद आप सांस लेना छोड़ दो, हे भगवान इतनी डस्ट हमारे अंदर जा रही है क्या, ऐसा हो सकता है। होता क्या है, जब वो लाइट आ रही होगी तो जो डस्ट पार्टिकल उसके रास्ते में पड़ रहे होंगे उससे वो लाइट टकरा रही होगी, तो चमक आपको डेवलप होती हुई देखने को मिल रही होगी। तो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब वो टिंडल इफेक्ट तभी देखने को मिलता है जब जो पार्टिकल रास्ते में मिल रहे हैं उनका साइज एक मिनिमम साइज से ज्यादा। उसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे लाइट जब आ रही है तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी और जो हमारा पार्टिकल है उसका अपना एक साइज होगा। अगर लाइट की वेवलेंथ हमारे पार्टिकल के साइज से छोटी है, मतलब हमारे पार्टिकल का साइज बड़ा है, तब तो आपको स्कैटरिंग होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर आपके पार्टिकल के साइज का डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी छोटा है तो लाइट उसको डांक के आगे बढ़ जाएगी और आपको मतलब क्रॉस कर जाएगी और आपको टिंडल इफेक्ट की फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगी। मतलब टिंडल इफेक्ट की ये शर्त है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उसका साइज आपके लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, जिससे लाइट उससे टकरा के स्कैटर हो। अगर साइज छोटा होगा तो टकराएगी नहीं, उसको क्रॉस कर टकराएगी नहीं, उसको वो क्रॉस कर जाएगी, टिंडल फेनोमेना नहीं देखने को मिलेगी। अब क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का साइज रिलेटिवली बिगर होता है तो वहां पर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहां पर उन्होंने ये पूछा कि किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ट्रू सोल्यूशन में तो नहीं मिलेगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया। ट्रू सोल्यूशन उसको बोलते हैं बेटा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल के साइज है छोटे होते हैं। छोटे होते हैं का मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे, उसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, वहां नहीं दिखता। अब ऑप्शन है लायोफिलिक सॉल्व, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन और लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही बड़े होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब अगर आपको कैटेगराइजेशन याद हो तो सबसे बड़े साइज पार्टिकल के सोल्यूट पार्टिकल के सस्पेंशन में होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर या 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। तो उस केस में आपको टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्टिकल बहुत बड़े हैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस हैं लायोफिलिक सॉल्व और लायोफोबिक सॉल्व, और लायोफोबिक सॉल्व में हमें टिंडल इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, लायोफोबिक सॉल्व में ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू लायोफिलिक सॉल्व, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्व में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं बेटा वो ज्यादा सॉल्वेटेड है, इस वजह से टिंडल इफेक्ट होगा तो वहां भी, लेकिन उसकी अपीयरेंस हमें रिलेटिवली कम दिखता है इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया। ये तो पूछा ही है इसके पहले कि टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट किसमें दिखता है। अब इस बार उन्होंने पूछा कि टिंडल इफेक्ट ज्यादा किसमें दिखता है, तो ज्यादा दिखता है लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ यहां कहा गया फॉर द कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट। नेगेटिव सॉल्ट का मतलब है बेटा कि हमारे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं
पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो निगेटिवली चार्ज्ड हैं और इनको कोआगुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं, इनको कोआगुलेट करने के लिए, या फ्लॉकुलेट वर्ड यहां पर यूज हुआ है। कोआगुलेशन या फ्लॉकुलेशन दोनों का मतलब सेम है। अंतर क्या है? कोआगुलेशन में पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, वो आपस में जुड़ जाने के बाद नीचे बैठ जाएंगे, आपस में जुड़ जाने के बाद नीचे सेटल हो जाएंगे, और फ्लॉकुलेशन में सोल्यूट पार्टिकल आपस में जुड़ जाने के बाद ऊपर तैरने लग जाए। आपने एक वर्ड मेटलर्जी में फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा होगा, तो फ्रॉथ बनता है जो फ्लोट कर रहा होगा, उस तरह की फिनोमेना को फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि ये आयंस दिए हैं और किसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर ज्यादा है। मतलब बेसिकली होता क्या है बेटा कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल नेचर को, अगर वो लायोफोबिक सॉल है तो उसके कोलाइडल नेचर को हम अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि जो इस पर चार्ज है उसको आप न्यूट्रलाइज कर दो। लायोफोबिक सॉल होगा ये डेफिनेटली, तभी चार्ज की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज ये मतलब आराम से स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये लायोफोबिक सॉल का एग्जांपल है, चार्ज की वजह से स्टेबल है। अगर आप इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए जो इसको कोआगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब अगर मैं बाहर से पॉजिटिव आयंस इसमें ऐड करता हूं तो ये पॉजिटिव आयन इसके साथ एब्जॉर्ब होके इनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अगर ये चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो ये लोग एक दूसरे से जुड़ करके कोआगुलेट हो जाए, इस तरह की फिनोमेना होगी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा आयन की फ्लॉकुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो जो निगेटिव वाले आंसर्स हैं उसको तो आप छोड़ ही दो, उसको तो आप छोड़ दो, वो तो होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव सॉल्व को कोआगुलेट करने के लिए पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली पॉजिटिव सॉल्व अगर होता तो उसको कोआगुलेट करने के लिए नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ती। पॉजिटिव सॉल्व के लिए नेगेटिव आयन, नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव आयन। तो अब ये दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब इन दोनों में से फ्लॉकुलेटिंग पावर पूछा है कौन होगी, तो एक रूल है बेटा, हार्डी-स्लूज रूल। हार्डी-स्लूज रूल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि जिस आयन पर चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर या कोआगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी फ्लॉकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी इन दोनों में, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। मतलब ये रूल याद रखना कि फ्लॉकुलेशन पावर या कोआगुलेशन पावर ज्यादा होता है अगर आयन पर चार्ज ज्यादा है, आयन पर चार्ज ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव सॉल्व की बजाय पॉजिटिव सॉल्व का होता तो उस केस में इन दो ऑप्शंस में से फॉस्फेट वाला ऑप्शन सही होता, क्योंकि इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, इस पर 2 नेगेटिव। लेकिन वो तब होता जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव सॉल्व का होता। ठीक, तो क्या याद रखना है हमें? हार्डी-स्लूज रूल, जो ये कहता है कि कोआगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इन्होंने कहा है चार्ज ऑन CDS एंड TiO2। तो मैंने आपसे कहा था कि जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो पॉजिटिव सॉल्व के एग्जांपल होते हैं, और जो सल्फाइड्स हैं वो नेगेटिव सॉल्व के एग्जांपल होते हैं। तो पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब दिल्ली ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर नहीं याद होगा तो ये हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको याद रखना है बेटा। ठीक, इस तरह से ये सारी चीजें हमें याद एनी हाउ रखनी ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट वाइज ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है अ कोलाइडल सॉल्यूशन शो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सोल्यूट हैं और उनके भी
वजह से हमें सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन एक अलग बात यह है कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस के से कंपेयर करें कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो ट्रू सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में कोलाइडल सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कम होती है। उसका रीजन है कि ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का नंबर कम होता है। उसका रीजन है कि बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके अपने साइज को बड़ा बनाने के चक्कर में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो जाते हैं। मतलब हमने घोला तो 1000 था, लेकिन 10-10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो वो 100 ही बचे। ट्रू सोल्यूशन में अगर 1000 घोला है मतलब 1000 रहेंगे, लेकिन अगर कोलाइडल सोल्यूशन है तो कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज ग्रो तभी होता है जब बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो वैल्यू कम देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो गलत है बेटा, ये यही गलत है, आपका यही स्टेटमेंट है जो गलत है। बेसिकली नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर केवल उन पार्टिकल्स को रोक पाता है जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर या उससे भी बड़ा हो, जिसको सो कॉल्ड हम सस्पेंशन पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन के केस में सोल्यूट सॉल्वेंट अलग किए जा सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फिल्टर पेपर, लेकिन ना तो ट्रू सॉल्यूशन ना ही कोलाइडल सॉल्यूशन को नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाया जाता है जिसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी बोला जाता है। उसका बनाने का कुछ मेथड है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, उसको यूज करके हम सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं। डायलिसिस एक मेथड है जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो डायलिसिस में जो फिल्टर पेपर यूज किया जाता है वो स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर होता है। मतलब वो किसी जानवर की खाल हो सकती है, कुछ इस तरह का, जिसके पोर साइजेस बहुत छोटे होते हैं, तो उनको वो क्रॉस होने देता है। अगला पार्ट है फ्लॉकुलेटिंग पावर ऑफ Al+3 इज मोर देन Na+। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया था हार्डी-स्लूज रूल, जो ये कहता है कि चार्ज ऑन आयन ज्यादा होगा तो फ्लॉकुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। और अगले में क्या लिखा है? कोलाइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब होता है बेटा? कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें ब्राउनियन मोशन की फिनोमेना देखने को मिलती है। और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है? ब्राउनियन मोशन सस्पेंशन में अगर यही बात देखी जाए तो सस्पेंशन में ब्राउनियन मोशन नहीं दिखता, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन दिखता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े तो हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं होते। अब होता क्या है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं। मतलब अगर आप पानी देखो तो पानी आपको लगेगा कि ये स्थिर है, लेकिन पानी भी स्थिर नहीं होता। बेसिकली उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते वो सोल्यूट पार्टिकल्स से टकराते भी हैं, और टकराने उनके सॉल्वेंट पार्टिकल्स के सोल्यूट पार्टिकल्स पर टक्कर की वजह से सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड स्टेट में कभी इधर कभी उधर, कभी कोई इधर से धक्का मार रहा है कोई उधर से धक्का मार रहा है, और ऐसे वो सस्पेंशन की स्टेट में बने रहते हैं। तो उसका रीजन है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सोल्यूट पार्टिकल से टकराना। और ब्राउनियन मोशन जो प्रॉपर्टी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, ये शो करती है कि कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े तो हैं लेकिन बहुत बड़े भी नहीं हैं। क्योंकि अगर कोलाइडल पार्टिकल बहुत बड़े होते तो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर है उन पर असर ही नहीं करती। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप दौड़ते हुए चलते हुए ट्रक से जाके टकरा जाओ, तो टकराने से ट्रक का तो कुछ नहीं होने वाला, आप ही हो कि आपका कुछ हो जाएगा। तो अगर जिससे आप टकरा रहे हो बहुत बड़ा है तो वो नहीं हिलने वाला, जैसा सस्पेंशन में होता है। लेकिन अगर सोल्यूट पार्टिकल छोटे हैं तो जरूर वो हिल जाएंगे। तो ब्राउनियन मोशन इस बात को शो करता है कि पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट मच लार्ज वो नहीं। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A colloidal solution consisting of a gas dispersed in solid किस तरह का
कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया जाता है और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर मतलब आपको लिखे हुए वो एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं या ये नाम पूछा जा सकता है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो गैस इन सॉलिड को बोला जाता है, गैस इन सॉलिड को बोला जाता है क्या? गैस इन सॉलिड। गैस अगर सॉलिड में घुला हुआ है तो उसको बोलते हैं एरोसॉल। ये गैस इन सॉलिड को एरोसॉल बोलते हैं। एक सेकेंड बेटा, नहीं, गैस इन सॉलिड सॉल को बोला जाता है, एरोसॉल तो तब बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं तब जब सॉलिड इन एयर, सॉलिड इन एयर उसको एरोसॉल बोलते हैं। और एयर का मतलब गैस, सॉलिड इन गैस एरोसॉल कहलाता है। और गैस इन सॉलिड को बोला जाता है बेटा सॉलिड सॉल। गैस इन सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड सॉल, क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट आपके सॉल की होगी, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की होगी, वो सॉलिड होगी, इसलिए उसको सॉलिड सॉल बोला जाता है। और जेल, जेल का एग्जांपल क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, जेल बोला जाता है। और एरोसॉल का मतलब सॉलिड इन गैस, एयर मतलब गैस। और ऐसे ही फोम, फोम किसका एग्जांपल है? तो गैस इन लिक्विड फोम बनता है, तो गैस इन लिक्विड वो फोम कहलाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको सारे, पूरी लिस्ट है एनसीईआरटी में, उसको जरूर देखना चाहिए और उसको याद रखना है, क्योंकि आप देखो ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है और ये पूछे जा रहे हैं। उनको पता है कि आप लोग ये याद नहीं करते हो तो इसलिए ये पूछ लेते। ये अगेन पिछले साल का ही क्वेश्चन और यही चीज पूछी है। चीज, फ्यूमिक स्टोन, हेयर क्रीम, क्लाउड, और यहाँ पर उनका डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड। तो अगर ये एग्जांपल्स अगेन नहीं याद होंगे तो हमारा काम फिर से नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें चीज की, तो चीज बेसिकली क्या है? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। चीज आपका लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। फ्यूमिक स्टोन, फ्यूमिक स्टोन लिक्विड इन सॉलिड, नहीं सॉरी एक सेकेंड, फ्यूमिक डिस्पर्शन ऑफ, फ्यूमिक स्टोन क्या होता है? लावा जब पानी के साथ मिक्स करता है तो फ्यूमिक स्टोन बनता है। लावा और पानी जब मिक्स करता है बेटा तब फ्यूमिक स्टोन बनता है। और लावा और पानी, लावा का मतलब आपका सॉलिडिफाई हो जाता है बाद में, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, फ्यूमिक स्टोन। एक सेकेंड रुकना जरा, एक सेकेंड। फ्यूमिक स्टोन बेटा लावा और पानी मिक्स होके फ्यूमिक स्टोन बनता है। आपने अगर नोटिस किया हो तो वो अक्सर हम लोग डेड सेल्स को, डेड स्किन को रब करके उसको हटाने के लिए मार्केट से एक स्टोन खरीद के लाते हैं जो खुरदरा टाइप का होता है। तो उसके अंदर पानी मिक्स होता है और पानी धीरे से इवेपोरेट हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। इस तरह का फ्यूमिक स्टोन होता है। तो बेसिकली उन पोर्स में अब एयर आ जाती है, तो इसका मतलब एयर इन सॉलिड, एयर इन सॉलिड फ्यूमिक स्टोन का एग्जांपल है। एयर इन सॉलिड या गैस इन सॉलिड की अगर बात करें तो फ्यूमिक स्टोन, गैस इन सॉलिड आपका थर्ड। इसी तरह से हेयर क्रीम, हेयर क्रीम बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। और क्लाउड, क्लाउड क्या है? वेपर्स हैं, वाटर के वेपर्स हैं जो गैस स्टेट में डिस्पर्स्ड हैं। तो गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये आपका क्लाउड एग्जांपल। तो अगर आप ऑप्शंस चेक करो तो आपको ऑप्शन मिलेगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अब आप देखो अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा होगा तो प्रॉब्लम है, आप भूल सकते हो कई सारे एग्जांपल। जैसे फ्यूमिक स्टोन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अब अगर आपको फ्यूमिक स्टोन नहीं पता तो आप वहां नहीं सोच पाओगे कि क्या है, और पूछा वही जा रहा है जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं वही आपसे पूछ रहे हैं, तो उनको आप जरूर 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 याद रखें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनके कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्शंस के नाम लिखे, और ये जितने नाम है केमिकल मेथड्स हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए, सारे एग्जांपल्स लिखे हुए।
अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली बेटा फोर्थ में हो रही है, फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज होके फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बना। इसके अलावा रिडक्शन मेथड, तो रिडक्शन हो रहा है बेटा, अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट में यहाँ सिल्वर है जो कि +3 से 0 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं, जिसमें जिसका सॉल्ट बनाना है उसको रिड्यूस किया गया है और सॉल्ट बना। इसी तरह से ऑक्सीडेशन मेथड अगर देखें तो ऑक्सीडेशन मेथड बेटा ये है जिसमें सल्फर जो -2 में है से 0 में गया है, सल्फर जो -2 में है से ऑक्सीडाइज होके 0 में गया है। और डबल डिकम्पोजिशन मेथड ये है सेकंड मेथड, मतलब यहाँ पर ये भी ब्रेक हुआ, ये भी डिकम्पोज हुआ और आपस में बना AS2S3। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ए का आपको मैंने बताया 4, ए का 4 ये भी है, सेकंड में भी है। बी का आंसर क्या है? फर्स्ट, बी का आंसर फर्स्ट, तो बी का आंसर फर्स्ट है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रिएक्शंस आपको इन नामों के साथ में याद रखनी है। आप देख लो, आप बच नहीं पाओगे यहाँ चीजों को याद रखने से, ये चीजें याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंडीशन गिवन बिलो आर ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया। तो वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा डिस्क्राइब की थी वो यहाँ क्वेश्चन में सामने आई है। पहला ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। कंपैरेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोलाइडल पार्टिकल छोटा ना, अगर छोटा हुआ तो लाइट की वेवलेंथ अगर ज्यादा हुई तो वो क्रॉस करके निकल जाएगी और टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा लिखा है द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो ये गलत हो गया। द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मच लार्ज देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर लाइट उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वो वापस निकल जाएगी, टिंडल इफेक्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा। इसीलिए सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, सस्पेंशन में नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वहां पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है। और चौथा लिखा है, ई ऑप्शन में लिखा है डिस्पर्स फेज हैज वेरी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, मतलब कहने का ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और जो सॉल्वेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इन दोनों में बड़ा अंतर होना चाहिए, और वो बड़ा अंतर आपको लायोफोबिक सॉल्व में ही देखने को मिलता है। बड़ा अंतर होता है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसलिए आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो टिंडल इफेक्ट के लिए पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन, और ई कंडीशन भी ट्रू है। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा जो कि करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ये बातें नहीं देखी हैं तो अब भी देख लो आप और याद लो, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कोआगुलेटिंग वैल्यू पूछी, कोआगुलेटिंग वैल्यू। तो कोआगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन होती है बेटा, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कराने के लिए कम से कम जितने मिलीमोल, कम से कम जितने मिलीमोल कोआगुलेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, वही नंबर आपका कोआगुलेशन वैल्यू कहलाती है, जो आपसे यहां पर पूछा था। कहा गया है कि 100 ml of 0.0018% weight by volume solution of chloride ion has the minimum concentration of chloride ion required to precipitate negative salt in 1 hour। नेगेटिव सॉल्ट को कोआगुलेट करने के लिए क्लोराइड आयन की इतनी जरूरत है, ऐसा बोला था। हालांकि यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि एनायन है तो एनायन कोआगुलेट करेगा पॉजिटिव सॉल्ट को, इन्होंने ये बोल दिया कि नेगेटिव सॉल्ट को, तो ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन अब लिखा है तो कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि 100 ml में अगर इतना क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हो तो वो सॉल्ट को कोआगुलेट कर देगा। तो अगर 100 ml में क्लोराइड आयन कितना है, अगर आप इससे परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा बेटा 0.0018 ग्राम क्लोराइड आयन।
0.0018 ग्राम क्लोराइड आयन का आएगा, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम का यही मतलब होता है कि 100 ml में जितने ग्राम सोल्यूट होगा वो उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। और अगर 100 ml के लिए इतना चाहिए तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml के लिए कितना क्लोराइड आयन चाहिए? 0.0018 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से आएगा 0.018 ग्राम Cl आयन, या आप इसी को लिख सकते हो 18 मिलीग्राम Cl आयन, 18 मिलीग्राम Cl आयन। और यही वैल्यू आपको मोल में निकालनी है, यही वैल्यू आपको मिली मोल में निकालनी है। तो यहां से अगर हम लोग मिली मोल ऑफ Cl आयन निकालें तो दैट विल बी वेट इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट 35.5, एटॉमिक वेट 35.5। तो ये वैल्यू रफली 0.503 समथिंग आता है मिलीमोल। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 0.5। और आपको नियरेस्ट इंटीजर बोलना है, नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर तो आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड में कैलकुलेशन चेक कर लूं। 0.0018 100 ml के लिए, तो 1000 ml के लिए 0.018 ग्राम में अगर हम लिखेंगे तो 18 आएगा, 18 डिवाइड बाय 35, और 35 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.503 आता है। और कोऑगुलेशन वैल्यू अगर इससे इंटीजर देखें तो इंटीजर तो बेटा 0 आएगा, नियरेस्ट इंटीजर नहीं सॉरी 0.0503 है, मतलब 503 है का मतलब यहाँ पर जो नियरेस्ट इंटीजर फिल होगा वो होगा 1.5। अगर दिया है तो नियरेस्ट इंटीजर आपको 1 फिल करना, ठीक। तो इस तरह से आपको कोऑगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन अगर याद होगी तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मिनिमम मिलीमोल ऑफ कोऑगुलेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड टू कोऑगुलेट 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कोऑगुलेशन वैल्यू, उसी को उसकी कोऑगुलेशन वैल्यू कहते हैं। और एक वर्ड आपसे अगर पूछ लिया गया कोऑगुलेशन पावर, तो इनवर्स ऑफ कोऑगुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड कोऑगुलेशन पावर। अगर हम इसी वैल्यू का इनवर्स निकाल दें तो उसकी कोऑगुलेशन पावर आ जाएगी। मतलब जिस आयन की कोऑगुलेशन वैल्यू कम होती है इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा होती है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन सबने ले लिए हैं जिससे ज्यादा चीजें हम लोग रिवाइज कर सके। इसमें कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड आयन के सॉल्यूशन में, तो कैसा सॉल्व बनेगा, कैसा सॉल्व बनेगा। तो बेसिकली कि यहाँ पर पहले से पोटेशियम आयंस आयोडाइड आयंस हैं और इसमें अगर बाहर से AgNO3 मिलाया जा रहा है तो Ag आयंस और आयोडाइड आयन मिल करके AgI बनाते हैं, आयोडाइड आयन और Ag आयन मिल करके AgI बनाते हैं। और क्योंकि सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन पहले से ज्यादा होगा तो इस AgI के साथ में वो आयोडाइड आयन उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होके ये हमारा नेगेटिव सॉल्व बनाएगा। मतलब सॉल्यूशन में पहले से आयोडाइड आयन है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड आयन सॉल्यूशन, तो वहां पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो सॉल्व बनता हुआ दिखेगा। मतलब बेसिकली जो सॉल्ट बनता है, इस फेनामेना को पेप्टाइजेशन बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्ट पर कोई एक कॉमन आयन एड्सॉर्ब करा करके उसे कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेट में भेजा जा रहा है। और वो आयन कौन सा उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा आयन एक्सेस में है। अब अगर मैंने बाहर से सिल्वर आयन इसमें ऐड किया है और सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन है तो ऑब्वियसली आयोडाइड आयन एक्सेस में है, और आयोडाइड आयन अगर सॉल्यूशन में पहले से है तो वो एड्सॉर्ब होगा। अगर इसका उल्टा काम किया जा रहा होता, मतलब अगर मैंने AgNO3 सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया होता तो उस केस में आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए उसमें, क्योंकि पहले से सिल्वर आयन ज्यादा रहे होंगे और वो ज्यादा आयन सरफेस पर एब्जॉर्ब होके सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। मतलब वो एग्जांपल हमारे पॉजिटिव सॉल्व का एग्जांपल बन जाएगा। नेगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव सॉल्व, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आयन एक्सेस में है, उस हिसाब से हमें आंसर
करना होता है। ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा, AgNO3 भी नहीं। मतलब बेसिकली इस मेथड, इसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, इस फेनामिना को पेप्टाइजेशन बोलते हैं, जिसमें ऐसा सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अगर हम ये एड्सॉर्प्शन ऑफ एनाइन या कैटाइन ना कराएं तो यहाँ रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही सॉल्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट बन के हट जाए और कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बने। तो उसके लिए एक आयन कॉमन में, जो आयन जिससे सॉल्ट बन रहा है उनमें एक आयन एक्सेस में लिया जाता है, जिससे वो उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाए और सरफेस को चार्ज बना दे, जिससे सारे पार्टिकल्स आपस में रिपेल करने लग जाएं और वो कोलाइडल स्टेट में बना रहे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट के लिए इसको यूज करते हैं। चलिए, इतनी बातें थी इन क्वेश्चंस के रूप में। मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें मैंने कवर अप कर दी हैं। जितना कुछ एनसीईआरटी में है कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ने के लिए, एडजॉर्प्शन में पढ़ने के लिए, वो सारी बातें क्वेश्चंस के रूप में आ चुकी हैं। आप लोग फिर से एक बार एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, और इससे रिलेटेड आपको एक डीपीपी भी मिल रही है, वो भी आप लोग सॉल्व करो और आंसर्स निकालो। ऐप पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं। कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर ये इसका PDF कहाँ मिलता है, तो ये सारी चीजें बेटा ऐप पे मिलती हैं। ऐप पे ये पर्टिकुलर बैच फ्री में अवेलेबल है आप सभी के लिए। आप वहां जाओ, वो सारे वीडियोस जो आपको यहाँ यूट्यूब पे मिलते हैं वो वहां पर भी एज इट इज मिल जाते हैं, और साथ में डीपीपी भी मिलती है, उसका सोल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा आपको इसका PPT का भी PDF के फॉर्मेट में मिल जाता है, तो वो भी आप वहां से ले लो और बस पढ़ते रहो और जीवन में खुशियां बढ़ते रहो। बी सेफ बेटा, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।